हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल एग्जाम जीके जीएस प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का जो सेट थर्ड एडिशन आया हुआ है क्वेश्चन बैंक, उसका जो है हम लोग सेट नंबर 2 को करने जा रहे हैं, जो कि 3/9/2023 को यह दरोगा एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ है। बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा का अनुमंडलीय अग्निशमन का एग्जाम हुआ था। चलिए बिना बकवास किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है, इसे बिंदेश्वरी पाठक को माना जाता है, जो कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया भारत का कहा जाता है। 1 का हो जाएगा बी। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया जो है, हम लोग सॉल्यूशन कुछ देखते चलेंगे, बाकी आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वरी पाठक को जाना जाता है। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिला में हुआ था 1943 में। इन्होंने भारत के स्वच्छता और स्वास्थ्य की दशा की सुधार और सामाजिक सेवा परिवहन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना किया था। इन्होंने 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें, और इनकी मृत्यु 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हो गई थी। तो आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है टीकाकरण से संबंधित है, याद रखेंगे हम लोग। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष का अभियान भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। ये डेट याद रखेंगे। मिशन इंद्रधनुष में बच्चों के जो है 7 टीके, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस हो गया, पोलियो हो गया, खसरा, टीबी और हेपेटाइटिस बी लगाने के प्रावधान किया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, हम लोग आंसर देखते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होगा, जिसका निर्णय जो है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था, 5 जून 1974 को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो होती है यूएनईपी जिसे कहा जाता है, गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा स्वीडन, स्टॉकहोम जिसे राजधानी है, स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम है। मानव पर्यावरण पर जो है हुई कॉन्फ्रेंस के परिणाम 5 जून 1972 को हुआ था। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है। ये वीवीआई क्वेश्चन है। एमिशन गैप रिपोर्ट तथा वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट यूएनईपी ही जारी करता है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, याद रखेंगे। ये ब्राजील में पड़ता है, याद रखेंगे, ब्राजील का एक शहर है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं के समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी सम्मेलन जो है आयोजित होता है 1992 में। इसे रियो 20 भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में और कुछ दिया हुआ है, जिसमें इस सम्मेलन से सतत विकास हेतु वैश्विक कार्यों के एजेंडा 21 को अपनाया गया था। रियो +10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से जाना जाता है। रियो +20 जिसे 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन हरित अर्थव्यवस्था जो है भागीदारी PAGE की स्थापना की गई थी। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान में हुआ था कार्बन उत्सर्जन की कटौती के लिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2026 में फीफा विश्व कप का कहाँ आयोजन किया जाएगा। तो 2026 में फीफा विश्व कप क्वेश्चन का 5 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, ये तीनों संयुक्त में फीफा का आयोजन होगा 2026 में, याद रखेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सिंपल सा क्वेश्चन है, सेरेब्रम है। प्रमस्तिष्क जिसे कहा जाता है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ी भाग है। मानव मस्तिष्क की 3 प्रमुख भाग में अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है और पश्चिम मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रमस्तिष्क और इसमें जो है डायनफ्लॉन कहा जाता है। प्रमस्तिष्क की बात करें तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा है। मानव की बात सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, प्रेम, घृणा, भय, अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण जो है प्रमस्तिष्क सेरेब्रम करता है। ठीक है। डायनफ्लॉन जो होती है यह अग्र मस्तिष्क का एक भाग है, जो कि अधिक या कम ताप का अभ्यास, दर्द, रोनी जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। दूसरा है मध्य मस्तिष्क, 2 भागों में है। इसमें जो है कार्पोक्वाड्रिजेमिना, यह दृष्टि की श्रवण शक्ति जो होती है नियंत्रण का कार्य करता है। बी में है कि सेरिब्रल जो पेंडकल, यह तंतुओं का बंडल होता है। सेरिब्रल जो होती है कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों के मेरुरज्जु को जोड़ता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा पिछला भाग है, जो कि मेरुरज्जु से बनता है और अंतिम सिरा के पतले सूत्र के रूप में मेडुला ऑब्लोंगाटा जुड़ा होता है, याद रखेंगे। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण के लिए समन्वय करती है तथा मस्तिष्क के आने जाने वाली उत्पीड़न के संवहन करती है। परिधीय तंत्रिका मस्तिष्क के मेरुरज्जा से निकलने वाली तंत्रिकाओं से बना होता है। मनुष्य में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं, 31 जोड़ी मेरुरज्जु होती है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी याद रखना है। स्वायत्त तंत्रिका के कुछ मस्तिष्क के मेरुरज्जु तंत्रिकाएं से बनी होती है, सभी आंतरिक वाहिनियों से। स्वायत्त तंत्रिका
अवधारणा सर्वप्रथम जो है लैगली महोदय ने दिया था, ये भी याद रखेंगे। और स्वायत्त तंत्रिका दो भाग में स्थित है, अनुकंपी है और तंत्रिका, और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है। अनुकंपी परानुकंपी तंत्रिकाएं क्रिया हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती रहती है, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्रियाशील रहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मंत्रिपरिषद का आकार होता है, तो मंत्रिपरिषद का आकार टोटल लोकसभा का 15% होना चाहिए कभी भी, ये मंत्रिपरिषद का आकार होता है। यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। मंत्रिपरिषद का आकार की बात करते हैं। केंद्रीय प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, किंतु राज्य के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम भी नहीं होना चाहिए, जिसमें दिल्ली विधानसभा में 10% ही, याद रखेंगे, अपवाद में है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है, तो 8 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी चालक रहित विमान। ये जो है करंट का क्वेश्चन है, चालक रहित विमान का लक्ष्य रखा गया DRDO। लक्ष्य गैस टरबाइन द्वारा इंजन संचालित लागत प्रभाव पुनः उपयोग में उच्च सबसोनिक हवाई प्रणाली है। DRDO के वैज्ञानिक विकास ADE जिसे कहा जाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित किया गया। यह 1.5 किलोमीटर की लंबाई 2 लक्ष्यों को भेज सकती है और यह वायुसेना के और भारतीय नौसेना के, भारतीय थल सेना के क्रमशः 2000, 2001 और 2003 में शामिल किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे DRDO कहा जाता है, 1958 में इसकी स्थापना किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में है DRDO का, और DRDO के अध्यक्ष वर्तमान में उस समय कौन थे, समीर बी कामत थे। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार की सबसे बड़ी अक्सबो झील है, तो बिहार की सबसे बड़ी अक्सबो झील कौन सा है, तो ये कांवड़ झील। कांवड़ झील जो है बिहार का सबसे बड़ी अक्सबो झील है, याद रखेंगे, डी हो जाएगा। कांवड़ झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील गोखुर झील के रूप में जाना जाता है, बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कांवड़ झील बिहार में पहली 39वीं जो है रामसर साइट में ये शामिल किया गया है, VVI क्वेश्चन है। गोगा बिल पक्षी बिहार कटिहार में है, कुशेश्वर दरभंगा में है, ये भी याद रखना। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो लेक्टोमीटर हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि उत्प्लावक वाला बुद्धि लगाता है, ठीक है। लेक्टोमीटर का सिद्धांत की बात करें, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबी हुई हो तो उसका भार आभासी प्रतीत होती है, आभासी वस्तु हटाए गए द्रव के भार के बराबर। आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत से अनुप्रयोग है, जलयानों तथा पनडुब्बियों का डिजाइन बनाने का काम आता है। लेक्टोमीटर दुग्ध मापी, किसी नमूने की शुद्धता जांच। हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, याद रखेंगे। लाइफ बेल्ट भी पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। 11 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो किस राज्य से होकर गुजरती है ये पूछा है, तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। पंजाब, महाराष्ट्र और असम से नहीं गुजरती है कर्क रेखा, याद रखेंगे, सी हो जाएगा। कर्क रेखा 37 डिग्री जो है हम लोग जानते हैं, उत्तर में 37 डिग्री को कर्क रेखा, दक्षिण में 37 डिग्री को मकर रेखा कहा जाता है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, याद रखना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखेंगे, ये राजस्थान में कांड होता है माही जो काटती है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है, तो बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर के पहाड़ी से पश्चिमी भाग से निकलकर एकमात्र ऐसी नदी है जो कि बिहार से ही निकलती है, बिहार में ही विलुप्त हो जाती है बूढ़ी गंडक। यह जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिले में बहते हुए अंत में मुंगेर जिले गंगा नदी में मिल जाती है बूढ़ी गंडक, ठीक है। इसकी सहायक नदियां कौन सी है बूढ़ी गंडक की, मसान है, बालाउर है, तियूर है, धनौती है आदि जो है सहायक नदियां। गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जैसे कि रामगंगा, गोमती, घाघरा गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी ये जो है उत्तर दिशा यानी बाएं किनारे से मिलती है। दक्षिण दिशा यानी दाहिने किनारे से कौन कौन सा, टोंस, जमुना, कर्मनासा, सोन, पुनपुन और क्यूल, ये सभी जो है दक्षिण में दाहिने किनारे से। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, पठार से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते पश्चात यह विंध्य पर्वत के दक्षिण सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती हुई अरब सागर के खंभात के खाड़ी में गिरती है। नर्मदा की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर की स्थित है और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, भेर घाट के संगमरमर को काटकर बनाती है। वही जो है ओरसोंग, नर्मदा के दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख नदी जो है ओरसोंग है। नर्मदा के मुहाने पर एस्चुरी ज्वारनदमुख बनती है जो बंजर, सेर आदि अन्य सहायक नदियां भी है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, ये गुजरात में है,
वहीं बात करें 14 नंबर क्वेश्चन कहता है बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेज को मिली। बंगाल की दीवानी अधिकार किस संधि के द्वारा अंग्रेज को मिली, यहाँ क्वेश्चन देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली। इलाहाबाद की संधि की बात करें तो यह संधि इलाहाबाद के प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था अंग्रेजी गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। इस संधि के तहत कंपनी में मुगल सम्राट बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। बदले में कंपनी मुगल काल को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन जो है मिला था। पेंशन के लिए जो है शाह आलम द्वितीय इसको बर्बाद कर दिया। इलाहाबाद ये दीवानी प्राप्त हो गया था थी अंग्रेजों को। कंपनी ने अवध के नवाब जो है कड़ा इलाहाबाद के क्षेत्र लेकर मुगल सम्राट को शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि की बात करें तो 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ रॉबर्ट क्लाइव के इसमें जो है हरजाना लिया जाता है सुजाउद्दौला से, याद रखें। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग का उल्लेख दिया गया। भाग 15 पूछे तो है, ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। भाग 15 में आर्टिकल 324 से 29 तक चुनाव आयोग का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 324 में जो है संसद के भी राज्य विधानमंडल उपराष्ट्रपति या पद निर्वाचन संचालन के जिम्मेदारी दिया गया। 1950 में 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय में था जिसे केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किया। हालांकि 1990 में उपरोक्त दोनों निर्वाचन आयुक्त पद समाप्त कर दिया गया और स्थिति पहले की तरह हो गई। एक बार फिर अक्टूबर 1993 में निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद अब तक आयोग जो है बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम करती है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त के पास समान शक्तियां होती है, वेतन भरते एक दूसरे के लाभ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होती है। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो व अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों के विचार मतभेद हो तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कार्यकाल 6 या 65 वर्ष का होती है जो पहले तक होता था। प्रथम चुनाव आयुक्त 21 मार्च 1950 से दिसंबर 1958 तक थे। 19 दिसंबर 1958 तक भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रामा देवी थी, याद रखेंगे। 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त उस समय राजीव 25वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है। राज्य सूची के विषय पर संसद तो राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत प्रस्ताव आएगा तभी जो है कानून बना सकती है राज्य सूची पर संसद, पार्लियामेंट। संविधान में राज्यसभा के 4 विशेष शक्तियां प्रदान की गई है जो लोकसभा के पास नहीं है, ठीक है। राज्यसभा को ऐसी 4 शक्तियां है जो कि लोकसभा के पास नहीं है और कुछ लोकसभा के पास है जो कि राज्यसभा के पास नहीं है। जैसे यह संसद राज्य सूची आर्टिकल 249 के द्वारा 2/3 बहुमत प्राप्त करके कानून बना सकती है। यह संसद की नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन अधिकृत कर सकती है आर्टिकल 312 के द्वारा। केवल अखिल भारतीय जो है राज्यसभा में होती है, ये बिहार पुलिस भी पूछा हुआ है। केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 67 में दिया गया है, याद रखेंगे। यदि राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा ऐसे समय में की जाती है तो लोकसभा भंग की जाती है अथवा लोकसभा को विघटन हो गया तब आपातकाल की घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन प्रस्ताव आर्टिकल 352, 56 और 60 आपातकाल का वर्णन दिया गया है। लोकसभा संविधान में लोकसभा को निम्नलिखित विशेष शक्तियां प्रदान की गई है जो राज्यसभा के पास नहीं है। जैसे कि हम लोग देखेंगे धन विधेयक आर्टिकल 110 केवल लोकसभा में ही पेश होता है। प्रथम बार लोकसभा में जो है पेश किया गया था, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत करे या संशोधित करने की शक्ति नहीं दिया गया है। इस विधेयक के सिफारिश के बिना इसे 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य है, नहीं तो ऑटोमेटिक वो 14 दिन बाद हट जाता है। राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, ना कि उसकी मांग के मतदान नहीं कर सकती। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने के संकल्प लोकसभा में ही पारित होता है, याद रखेंगे। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव को पारित मंत्रिपरिषद नहीं हटा सकती क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है आर्टिकल 75 के 3 द्वारा। ये आर्टिकल भी याद रखें। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देशांतरीय 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, याद रखेंगे। ये पूर्वी देशांतर है, ठीक है। भारत का देशांतरीय, भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के विस्तृत है। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 है, ये सबको जानता है। भौगोलिक क्षेत्रफल 2.4% पूरा विश्व का। वहीं आकृति चतुष्कोणीय है। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32 से 14, पूर्व से पश्चिम 29 से 33 के। तटीय लंबाई भारत का द्वीप समूह सहित 75 से 16.6 किलोमीटर की है, ये भी याद रखना है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर की लंबाई है। उत्तरी बिंदु इंदिरा को लद्दाख में है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है जो कि गुजरात में है और पूर्वी बिंदु कुविथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में।
18 नंबर क्वेश्चन करता है कि परावैंगनी किरणों की रक्षा करने वाली परत है, तो परावैंगनी किरणों की रक्षा कौन सी परत करती है? स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल करती है, हिंदी में समताप मंडल इसको कहेंगे। वायुमंडल की संरचना की बात करें तो तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकरण क्षोभ मंडल, ट्रोपो वायुमंडल की निचली परत होती है और परिवर्तन मंडल इसे कहा जाता है या क्षोभ मंडल कहते हैं। औसत ऊंचाई इसका 18 किलोमीटर की है और ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। क्षोभ मंडल मौसम संबंधी सभी घटनाएं, बाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, तड़ित, झांझा, चक्रवात आदि घटित होती है, याद रखेंगे हम लोग। इसमें प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का दर घटता है। क्षोभ मंडल पर समताप मंडल की ट्रोपोपोज द्वारा अलग होती है, याद रखेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है इसका डायग्राम, कितने किलोमीटर पर कौन सा मंडल। क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर, समताप मंडल 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 80 किलोमीटर, आयन मंडल और बहिर्मंडल 400 किलोमीटर का, याद रखेंगे हम लोग। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो 50 किलोमीटर पर इस मंडल की किसी भी प्रकार की मौसमी परिघटनाएं नहीं होती है। इन्हीं दशाओं पर कारण वायुयान उड़ने के लिए समताप मंडल निचली सीमा आदर्श मानी जाती है। समताप मंडल में वायुयान अच्छी तरह से उड़ता है। समताप मंडल ओजोन परत की स्थिति जो होती है 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। ओजोन द्वारा जो है सैकड़ों यानी सौड़िक जो होती है परावैंगनी विकिरण तरंगों का अवशोषण। समताप मंडल मध्य मंडल से स्ट्रेटोस्फीयर द्वारा अलग होती है। मध्य मंडल मेसोस्फीयर की बात करें तो 50 से 80 किलोमीटर की लंबाई है ऊंचाई पर मध्य में, और इसे मध्य मंडल कहा जाता है। मध्य मंडल आयन मंडल मेसोस्फीयर के अलग होती है। वहीं आयन मंडल आयनोस्फीयर की बात करें तो यह आयन मंडल का विस्तार 80 से 400 किलोमीटर के मध्य में है। कुछ स्रोतों के विस्तार 640 किलोमीटर तक माना जाता है। आयन मंडल के आयनों द्वारा जो होती है विद्युत अवशोषित कणों को प्रधानता, इसलिए आयन मंडल को रेडियो तरंग पृथ्वी के परिवर्तन करके संचार व्यवस्था को संभव बनाती। ठीक है, बहिर्मंडल की बात करें तो बहिर्मंडल जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है, यह मंडल की वायुमंडल के सबसे ऊपरी संस्तर होती है। बहिर्मंडल यह आयन मंडल के ऊपर से शुरू होकर सुदूर अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस तथा ऑरोरा बोरियोलिस जैसी परिघटनाएं मंडलीय घटित होती है। यह एक प्रकार के सौर्यिक तूफान की तरह निश्चित इलेक्ट्रॉन की तरंग है। वहीं बात करें 90 नंबर क्वेश्चन करता है कि सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? तो सीता माता की जयंती बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन मनाई जाती है, याद रखेंगे। बैसाख में नवमी के दिन सीता माता के जन्म, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। हिंदू कैलेंडर के अनुसार महीना में चैत्र, सभी महीनों का नाम दिया गया है, चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, माघ, अगहन, पूस, ये सभी दिया हुआ। फागुन, चैत माह हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है, याद रखेंगे। चैते में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी पक्षाप बादल जो है सबसे ऊंचा स्थित बादल होता है। औसत ऊंचाई के आधार पर बादलों के 3 वर्गों को 10 उपवर्ग में बांटा गया है, जो कि देख लेंगे। उच्च बादल जिसमें पक्षाप बादल होता है, पक्षाप स्तरीय बादल होती है, पक्षाप कपासी बादल होती है, उच्च स्तरीय बादल होता है, उच्च कपासी बादल होता है, निम्न बादल होता है, स्तरीय बादल। ठीक है, और निम्न स्तरीय बादल के पूछिए धरातल के निकट कोने के बादल होते, कई परत सामान्यतः यह आकाश की पूरी तरह छाई रहती है। ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्तरीय बादल कपास होती है, कपासी बादल होती है, वहीं कपासी वर्षा बादल होती है और वर्षा स्तरीय बादल होती है, याद रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह हम लोग नेपच्यून को कहते हैं। नेपच्यून को वरुण हिंदी में कहा जाता है, इसको नीला ग्रह कह सकते हैं। लेकिन वैसे तो नीला ग्रह जो होता है पृथ्वी को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जल है, इस कारण से इसके अनुसार ये दिया हुआ है तो मानना पड़ेगा। और उनको नीला ग्रह कहा जाता है। अगर नहीं है, इसमें पृथ्वी को नहीं दिया गया। वायुमंडल अति घना है, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन जैसी अमोनिया विद्यमान है। इसकी प्रमुख उपग्रह ट्रिटोन नाइट्रिड जो होती है, इसका प्रमुख उपग्रह ट्रिटोन नाइट्रिड है। इसमें जो होती है शुक्र, जिसे वीनस कहा जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी की जल की उपस्थिति के कारण भी नीला ग्रह इसको कहते हैं। मंगल, मार्स ग्रह सभी सतह फेरोसाइट के कारण लाल होती है मंगल ग्रह की बात। न्यूटन के गति के नियम का किसने गति के नियम को प्रतिपादित किया था? तो ये न्यूटन ने दिया था, इसलिए न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। भौतिक का पिता न्यूटन को कहा जाता है, भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा। सर आइजैक न्यूटन 1684 अपने पुस्तक 1684 में द प्रिंसिपिया पुस्तक मैथमेटिक्स में इस गति के नियम को प्रतिपादित, इन्होंने गति के 3 नियम को दिया था, जिसमें प्रथम गति के नियम, कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहना चाहिए, कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में, जब तक उस पर बाहरी बल ना लगे, ये गति का प्रथम नियम कहता है। ठीक है, इसका उदाहरण में भी आया है, जैसे कि पेड़ के टहनियों को हिलाने से
उसके पत्तों का जो है गिरना या फल टूटना, ये जो होती है प्रथम नियम के अनुसार है। कम्बल को हाथ से पकड़कर डंडे से झाड़ना जिससे धूल निकलता है, प्रथम गति का नियम। गोली मारने से कांच में छेद होना, प्रथम गति का नियम। रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुकना या आगे की ओर झुकना, ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम प्रतिपादित करता है। ठीक है। न्यूटन के दूसरे गति का नियम क्या होता है? किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल के दिशा के त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है। न्यूटन के दूसरे गति के नियम से बल का सूत्र निकलता है F=ma। ठीक है। इसमें जो है उदाहरण देखेंगे अगर दूसरे गति के नियम का, तो क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करता है, अपने हाथे को पीछे खींचता है। समान वेग से क्रिकेट और टेनिस के गेंद कैच करना आसान होता है। गद्दा या मिट्टी या फर्श पर गिरने से सीमेंट के बने फर्श पर गिरने की तुलना में अधिक या कम चोट लगना न्यूटन के गति के दूसरे नियम से संबंधित है। गाड़ियों में स्प्रिंग शॉक स्पंजर जो होती है, ये सभी दूसरे नियम से। तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया। प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या करती है? तो विपरीत प्रक्रिया, ये तीसरे नियम का प्रतिपादन करता है। ठीक है। यानी कोई वस्तु अगर बल लगाती है तो उधर से रिटर्निंग बल मिलता है, ये तीसरे गति का नियम कहता है। ठीक है। इसमें से उदाहरण क्या हो जाएगा तीसरे गति के नियम का? तो बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका, नाव के किनारे पर जमीन से कूदने पर नाव पीछे हटना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना या कुआं से खींचते समय रस्सी का टूट जाना। ठीक है। ये तीसरे गति के नियम कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक कौन सा है? तो क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। देखें तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो होती है, ये सौर ऊर्जा से भ्रमण वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि में अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। इसमें जल जो होती है बाई प्रोडक्ट यानी सह उत्पाद के रूप में कार्य करती है, याद रखेंगे। ठीक है। ये सभी देख लीजिएगा आप लोग। पर्णहरित के बारे में प्रकाश अभिक्रिया दिया गया, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये सभी देखते चलिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक की सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो अपघटक जो होते हैं प्राकृतिक के सफाई कर्मी। अपघटक जो होते हैं कार्बनिक यौगिक यानी मृत शरीर को ये गला देते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक के सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक वर्ग के अंतर्गत मुख्यतः जीवाणु और कवक जो है अपघटक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत कुछ पौधे, कुछ खास जीवाणु और शैवाल आते हैं जो कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति अजैविक से अपना भोजन बना लेते हैं। ऐसे जीव को पौधे स्वपोषी अथवा प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है। उपभोक्ता क्या होते हैं? तो उपभोक्ता जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो पेड़ पौधे यानी प्राकृतिक पर निर्भर, उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। द्वितीय उपभोक्ता जो कि शाकभक्षी प्राणियों पर निर्भर, उसे द्वितीय उपभोक्ता, जैसे कि सांप, भेड़िया। और तृतीय उपभोक्ता में कौन आ जाएगा? तो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता के आहार बनाते हैं उसे तृतीय, जैसे कि बाज, शेर और बाघ, ये सभी तृतीय उपभोक्ता आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में ये चार्ट दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। 25 नंबर क्वेश्चन करता है पंचायती राज व्यवस्था से संविधान संशोधन के द्वारा संबंधित है। तो पंचायती राज व्यवस्था 73वीं संविधान संशोधन के द्वारा व्यवस्थित है। 1992 में 73वीं संविधान संशोधन हुआ था जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा एक नया भाग 9 को सम्मिलित किया गया था, पंचायत का नाम दिया गया था और आर्टिकल 243 क से न तक पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। टोटल 29 भाषाएं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी, याद रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण समितियां जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957 पंचायती राज व्यवस्था से है, अशोक मेहता समिति 1977 पंचायती राज व्यवस्था से है, जीवी के राव समिति 1985 पंचायती राज व्यवस्था से है, एल.एम. सिंधी समिति 1986 पंचायती राज व्यवस्था से है, ठुंगन समिति 1988 पंचायती राज व्यवस्था से है, गौडगिल समिति 1988 पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है, याद रखेंगे लोग। तो नगर पालिका देखा जाए तो 74वीं संविधान संशोधन 1992 के दौरान नगर पालिका भाग 9 के क में जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची था शहरी स्थानीय स्वशासन था। टोटल 18 विषय इसमें दिया गया 12वीं अनुसूची में, ये नगर पालिका से। और इनका जो समिति है ये देखते चलिएगा आप लोग। ठीक है, हम धीरे धीरे स्लाइड करते जा रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, आर्टिकल 300 में संपत्ति 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसके द्वारा मौलिक अधिकार को संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। आर्टिकल 300 में भाग 12 में इसको रखा गया है। और याद रखेंगे 44वें संविधान संशोधन के बारे में और कुछ दिया गया है जो कि आप लोग देख लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बर्फ क्या है? तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बर्फ एक प्रकार का क्या है? आणविक ठोस होता है, याद रखेंगे। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटती है और आयतन बढ़ती है, ये भी याद रखना है। बर्फ की अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम हो जाती है और बर्फ का गुप्त उष्मा जो होती है, गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, याद रखेंगे। अगर समुद्र में बर्फ तैर रहा है तो उसका 1/10 भाग पानी के ऊपर रहती है, 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, याद रखेंगे। ठीक है,
28 नंबर क्वेश्चन करता है कि सर्वोच्चता का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया गया था। सर्वोच्चता का लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 तक रहता है, कार्यकाल याद रखेंगे। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स 1416 में जो सुगौली की संधि हुई थी 1816 में। सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग्स मार्वेक्स ऑफ हेस्टिंग्स के उपाधि धारण किया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-19 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में होता है। ठीक है, रैयत व्यापारी व्यवस्था की बात करें तो 1820 में लॉर्ड हेस्टिंग्स लगाया था। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो की अध्यक्षता में लगा था। और महलबाड़ी व्यवस्था 1822 में हॉल्ट मैकेंजी पंजाब में शुरुआत लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। 1822 में टेनेंसी एक्ट कस्तकारी अधिनियम बंगाल में, यह भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में होता है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रतिनिधि बैठक होती है। इसके सबसे बुजुर्ग सदस्य जो है डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। टोटल संविधान सभा बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। इसके अलावा 114 दिन प्रारूप पर बहस हुआ था। टोटल 22 भाग और 395 आर्टिकल है। 8 अनुसूची इसमें वर्णन किया गया है। कुछ समितियां हैं संविधान में, जैसे कि हम लोग जानते हैं संचालन समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संघीय समिति जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, संघ शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? इसमें यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी, पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी है, याद रखेंगे। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी की कुछ पत्र पत्रिकाएं पुस्तक दिया गया, यंग इंडिया महात्मा गांधी, हरिजन हो गया, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये आत्मकथा थी महात्मा गांधी की, याद रखेंगे। एथिकल रिलीजन, ये भी महात्मा गांधी का। पाथवे टू गॉड जो है महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाएं जैसे कि निटाल इंडिया कांग्रेस 1894, फिनिक्स आश्रम 1904 में था, टॉल्स्टॉय पर 1910 में, हरिजन सेवक संघ 1932 में स्थापना किए थे। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लघु पतन के समय क्या होता है? तो जब शॉर्ट सर्किट लगेगा तो क्या होगा? तो इसमें धारा का मान बढ़ जाती है, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट होता है हाई हो जाएगा, तभी जो है शॉर्ट सर्किट लगता है, याद रखें। ओवरलोडिंग, ठीक है। जो सस्ता फ्यूज का तार बनता है सीसा और टीन के द्वारा, सीसा 37%, टीन 63% रहती है, तभी बनता है। वर्तमान में आजकल फ्यूज की जगह एमसीबी का यूज हो रही है, एमसीबी का यूज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, घरों में दी जाने वाली विद्युत 220 वोल्ट प्रतिवर्ती यानी एसी करंट रहती है, और आवृत्ति इसकी कितनी रहती है? तो 50 हर्ट्ज की रहती है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? तो महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर पल्लवों ने बनवाया था, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, रथ मंदिर सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलती है। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु, इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। कृतार्जुनीय के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। मत विलास प्रहासन की रचना पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात करें तो कांची में कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम किशोर मंदिर का निर्माण करवाया था। 10 कुमार चरित्र के लेखक डांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे, याद रखेंगे। कांची का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण द्रव्य स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि किस ऐप को आरपीएफ के द्वारा प्रतिबंधित, तो ये उस समय का करंट मान सकते हैं। रियल मैंगो जो है आरपीएफ ने बंद कर दिया था। ठीक है, रियल मैंगो को आरपीएफ ने बंद कर दिया। आरपीएफ का रेलवे का गठन जो है अगर देखें रेलवे सुरक्षा बल का, तो 1957 के अधिनियम द्वारा 1959 में इसका गठन किया गया था। संसद ने आरपीएफ को 20 सितंबर 1985 को एक संघ के जो है सशस्त्र बल का दर्जा दिया, जिसमें 20 सितंबर को आरपीएफ दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। ठीक है, याद रखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 73% है। वैसे 74.04 याद रखेंगे असली जो है। इसके अलावा आगे देखते 2011 के जनगणना के अनुसार तो पुरुष साक्षरता 82.14% है, महिला साक्षरता 46% है, लिंगानुपात भारत का 943 है, शिशु लिंगानुपात 919 है, और जनसंख्या कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या है भारत की। जनसंख्या घनत्व बिहार की साक्षरता 61.8% है, पुरुष की साक्षरता 71.2% है बिहार में, और महिला की साक्षरता 51.5%। बिहार की लिंगानुपात 918 है, याद रखें। शिशु लिंगानुपात 935 है, और जो है जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कौन सा है? तसीगंग। तो तसीगंग किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है तसीगंग, याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित तसीगंग हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ये उस समय का करंट था। ठीक है,
36 नंबर क्वेश्चन करता है कि रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो ये गोंडवाना की शासिका थी। रानी दुर्गावती का जन्म के बारे में देखें तो 5 अक्टूबर 1524 को बंदा में प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ था। रानी दुर्गावती बचपन से ही तीरंदाजी तलवारबाजी में बहुत शौक था और रानी दुर्गावती का विवाह देखें तो 1542 में हुआ था गढ़कंटंगा गोंडवाना के शासक दलपत शाह से हुआ था। 1550 में बेचारे दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है। रानी दुर्गावती पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर खुद राज्य की शासिका बन गई थी। ठीक है, अकबर काल में जो है गोंडवाना का विजय अभियान आसफ खां के नेतृत्व में शुरू हुआ, क्योंकि अकबर के समय उज्बेका विद्रोह जैसा सामना 1564 में दुर्गावती का युद्ध हुआ, जिसमें पराजित हो गई थी रानी दुर्गावती। बाद में अकबर ने इसमें चंद्र शाह को सौंप दिया था इस राज्य को। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होती है? तो बैक्टीरिया के कारण इसमें टाइफाइड होता है। टाइफाइड आंत की बीमारी है बैक्टीरिया के कारण। इसके अलावा कोड होता है, डिप्थीरिया होता है, टिटनेस होता है, प्लेग होता है, सिफिलिस होती है, हैजा होती है, निमोनिया होती है, गोनोरिया होती है, क्षय रोगी, ये सभी बैक्टीरिया के कारण होती है। वायरस के कारण देखें तो हेपेटाइटिस, खसरा, हफिंस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चेचक, रेबीज, डेंगू ज्वर, एड्स, ये सभी जो होती है वायरस के कारण बीमारी होती है। कवक के कारण अगर देखें तो कवक के कारण जो बीमारी होती है एथलीट फुट होती है, दाग होती है, इसके अलावा मधुरा फुट होती है और खांसी, ये सभी जो है कवक के कारण बीमारी होती है। ठीक है, विटामिन दिया, विटामिन ए को रतौंधी होती है, जीरोफेंथलैम्पिया कहा जाता है। विटामिन बी1 को बेरी बेरी कहा जाता है। विटामिन बी1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होती है। विटामिन बी3 के कारण जो होती है पिलागरा, विटामिन बी11 के कारण पेचिस, विटामिन डी के कारण रिकेट्स, विटामिन के कारण हीमोफीलिया होती है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। उदयन हड़यक वंश का शासक था। हड़यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था और अजातशत्रु का पुत्र जो है उदयन था। 460 ईसा पूर्व में जो है मगध की गद्दी पर बैठा था और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इससे पहले पाटलिपुत्र की राजधानी पूछे तो राजगृह था। उसने पटना और गंगा नदी सोन नदी के संगम पे जो होती है पटना की स्थापना। 39 नंबर क्वेश्चन करता है ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो C6H12O6, यानी क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। ग्लूकोज का सूत्र होता है, याद रखेंगे। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होती है। ग्लूकोज प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। मीठे फलों शहद में भी पाया जाता है। ग्लूकोज की बात करें, गन्ना, शक्कर, सुक्रोज आदि प्राप्त किया जा सकता है। सुक्रोज अल्कोहल में उपस्थित HCl और स्टीरियोसल्फ्यूरिक एसिड द्वारा जल अपघटन में ग्लूकोज प्राप्त होती है, याद रखेंगे। ये सभी सूत्र दिया गया है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ रासायनिक सूत्र दिया गया है, जैसे कि भारी जल का डी होता है, शुष्क बर्फ का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। जल गैस को CO+H2 होती है। इथाइल अल्कोहल C2H5OH इथाइल अल्कोहल। मंड की बात करें तो C6H10O5 होती है। फॉर्मेलिन HCOH होती है और सिरका का जो है CH3COOH होती है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित है, याद रखें। 1964 में भारत सरकार ने दौलत सिंह कोठारी को अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली के कारण नई दिशा देने के लिए कोठारी आयोग का गठन किया और ये डॉक्टर जो कोठारी थे वो UGC के उस समय अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन कहता है दोदा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की जो गांठ होती है नीलगिरी, उसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर की है। ठीक है, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी दक्षिण भारत के अन्नामलाई की पहाड़ियाँ है। अन्नामलाई की सर्वाधिक ऊंची चोटी अनाई मुडी है जो कि 2695, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो जिंदागाड़ा है चोटी जो कि 1690 मीटर की ऊंचाई है। सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है 1350 मीटर। उत्तरी सांद्री की सबसे ऊंची चोटी सर्वोच्च शिखर कलसुबाई है। अरावली पर्वतमाला का गुरु शिखर 1722 मीटर की ऊंचाई के साथ माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर यहीं पर। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया। ठीक है, जब मूल संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 21वीं संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोकड़ी, मणिपुरी तथा नेपाली को जोड़ा गया और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92वां संविधान 2003 के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखें। ठीक है, उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन करता है चंद्रयान 3 का लैंडर का क्या नाम था? चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम था विक्रम। रोवर जो था वो प्रज्ञान था, याद रखेंगे। ये 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। LVM-3M4 रॉकेट के प्रक्षेपित किया था। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर गया था। इसके साथ रूस, अमेरिका और चाइना के बाद भारत चौथा देश है जो कि चंद्रमा पर गया है और दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला चंद्रमा के पहला देश भारत पूरा विश्व में बन गया, गौरव प्राप्त हुआ, याद रखेंगे। ठीक है,
इस कारण से 23 अगस्त को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य की राजधानी अमरावती है? तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम भी प्रस्तावित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ठीक है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी हैदराबाद है, लेकिन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। हैदराबाद चूंकि तेलंगाना में स्थित है, इसलिए भविष्य में हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी ही रहेगा। इसलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को प्रस्तावित किया गया, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्रशासित प्रदेश जो है विभाजन करके बना था, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर थे और शीतकालीन राजधानी जम्मू था, ठीक है। लद्दाख की राजधानी लेह था, याद रखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? तो एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को हम लोग टोन कहते हैं, याद रखेंगे। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहते हैं, ठीक है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण वाले उत्पन्न ध्वनि को हम लोग स्वर कहते हैं, जिसको नोट कह सकते हैं इंग्लिश में। या सुनने के लिए सुखद होती है, उसे शोर यानी नॉइज कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, भी एकदम क्वेश्चन याद रखेगा, एनसीईआरटी का। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? तो साइटोकाइनिन एक प्रकार का पेड़ पौधा का हार्मोन है, या मानव नहीं। इंसुलिन मानव हार्मोन, एस्ट्रोजन और कैल्सिटोसिन मानव हार्मोन, ठीक है। साइटोकाइनिन जो होती है, इसकी खोज जो होती है मिलर के द्वारा किया गया था मछली के शुक्राणु में। इसका नाम जो है काइनेटिन रखा था, बाद में स्क्रूग नाम वैज्ञानिक इसका नाम साइटोकाइनिन रख दिया। साइटोकाइनिन रसायन का निर्माण जो है पौधे के जड़ों को फल के भीतर होती है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की क्रिया नियंत्रित। क्लोरोफिल को जल्दी नष्ट न होने देती है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ऑक्जीन है, जो कि रसायन के मुख्य शीर्ष भाग में पाई जाती है और तना और पत्ती की वृद्धि करता है। ऑक्जीन्स ये भी बढ़िया हार्मोन माना जाता है। ऑक्जीन्स को T4D ये सभी जो खरपतवार होती है इसको नाश करता है। जिब्रेलिन की बात करें, इसकी खोज कवक में हुआ था और कुरुसावा शायद किया था इसकी खोज। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बड़े आकार के फल फूल प्राप्त करने के लिए जिब्रेलिन का उपयोग। एब्सिसिक एसिड सबसे खत्म एसिड होती है, ये ग्रोथ को रोकता है। पौधे में वृद्धि का रोधक हार्मोन एक एब्सिसिक एसिड होती है जो कि रोकती है। फ्लोरिजेंस फूल को खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होती है, हार्मोन रक्त में उपस्थित कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित कैल्सिटोनिन हार्मोन करता है, याद है। एस्ट्रोजन का करें तो हार्मोन महिलाओं में पाई जाने अंतःस्रावी ग्रंथि स्रावित होती है, अंडाशय, ग्राफियन, फॉलिकल। यह हार्मोन महिलाओं के लैंगिक लक्षण को नियंत्रित। गर्भधारण करते समय 4 सप्ताह बाद भ्रूण की कोशिका गर्भाशय कोशिकाओं से साथ जुड़कर जरायु का निर्माण करता है, याद रखेंगे, ठीक है। प्लेसेंटा के द्वारा कुछ हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सेशन और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन ये सभी देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में बृहद स्नानागार कहाँ पे पाया गया था? तो ये जो है मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया। कांसे की नर्तकी, सूती का कपड़ा, मिट्टी की तराजू, मातृ देवी का पूजा, गले हुए तांबे का ढेर, ये सभी मोहनजोदड़ो से। जूते हुए खेत का साक्ष्य, आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, कांच, मिट्टी की चूड़ियाँ, प्रतीकात्मक समाधियाँ कलिबंगन से मिला है। वहीं बात करें शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, स्वास्तिक का चक्र और कब्रिस्तान 837 सावधान पेटिका, ये हड़प्पा से मिला है। इसके अलावा बात करें तो लोथल से मन का उद्योग, साक्ष्य तांबे का कुत्ता, खानोस की मोहर, बंदरगाह, धान का भूसी, ये सभी लोथल से, ये गुजरात में है लोथल। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? तो पांचाव था। पांचाव कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल था, ठीक है। कनिष्क 78 AD में गद्दी पर बैठता है, इसके साथ शक समौत को जारी करता है, जो कि मार्च 1957 में भारत अपना लिया शक समौत को। कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी, दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर का निर्माण किया था। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से? तो बजरंग पूनिया कुश्ती खेलता है, ये भी याद रखना है। 49 का हो जाएगा एक करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य खिलाड़ी भी दिए गए हैं, जैसे कि PV सिंधु बैडमिंटन खेलती है, दीपिका कुमारी तीरंदाजी, हिमा दास डिंग एक्सप्रेस धावक है, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, दीपा कर्माकर जो होती है जिम्नास्टिक, रवि कुमार दाहिया कुश्ती, भवीना पटेल जो होती है वो पैरा टेबल टेनिस खेलती है, मनु भाकर निशानेबाजी और मीराबाई चानू भारोत्तोलन करती है, ठीक है। 50 नंबर की बात करें तो राज्यसभा के कितने दिनों तक धन विधेयक रोक सकती है? तो राज्यसभा केवल 14 दिन धन विधेयक को रोक सकती है, इससे ज़्यादा दिन नहीं रखेगा। राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है और अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश होती है। राज्यसभा धन विधेयक को ना तो संशोधन करेगी ना इस पर कुछ सलाह दे सकती है भैया, क्योंकि राज्यसभा के पावर ही नहीं है। लोकसभा केवल जो है धन विधेयक का निर्णय लेता है, 14 दिन बाद ऑटोमेटिक जो है राज्यसभा से निकल जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से हो जाएगा खेत। जो कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल हम लोग बनाते हैं वो खेत एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि कृत्रिम है, ठीक है। 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद आर्थर टेंसले
जो कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को गढ़ा था। समुदायों के जीवों की रचना, कार्य और उनके वातावरण, पारस्परिक संबंध, परिस्थितियों के परितंत्र कहा जाता है, याद रखेंगे। इसमें आउटपुट, इनपुट ये सभी देखते चलिएगा आप लोग। पारिस्थितिकी तंत्र का डायग्राम दिया गया है जिसमें हम लोग थोड़ा देख लेंगे। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाएगा स्थलीय में जैसे कि वन, घास का मैदान, मरुस्थलीय आदि ये सभी। जलीय में अलवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, संक्रमणकालीन पारिस्थितिकी। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में देखें तो चिड़ियाघर, एक्वेरियम आ जाएगा, खेत आ जाएगा, पेनेट्री फार्म आदि आ जाएगा, ठीक है, ये सभी आ जाता है। चलिए, इसके अलावा नोट में दिया गया सतत विकास, स्थायी विकास की अवधारणा प्रतिपादक ब्रेटलैंड 1987 में। पर्यावरण संरक्षण के लिए आर्मी प्रोग्राम, ग्रीन आर्मी प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया शुरू किया। ये VVI क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा हुआ है बहुत जगह। यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्राकृतिक की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, ठीक है। इसके अलावा पिरामिड को हम लोग देखेंगे तो जीव संख्या की पिरामिड हमेशा सीधा और उल्टा दोनों प्रकार की होती है, याद रखेंगे। वन और घास का पिरामिड जीवन भर सीधा ही रहेगा। तालाब का पिरामिड हमेशा उल्टा ही रहता है। संचित ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, याद रखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन बंदरगाह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम जो है BO चिदम्बरम पोर्ट है। यहाँ से मुख्यतः खाद्य तेल, कोयला, नमक, पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है, याद रखेंगे हम। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है तमिलनाडु में। इसके अलावा कुछ और बंदरगाह है। कांडला पोर्ट जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है, जो कि गुजरात में स्थित है। इसके अलावा कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पश्चिम बंगाल में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। इसके अलावा कोचिंग बंदरगाह वेम्बनाड कायाल मुहाने पर स्थित है, केरल में। इसके अलावा न्यू मंगलोर बंदरगाह मंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा जो है वैसे देखें तो मणमुगुआ बंदरगाह जिवाड़ी नदी पर हम देख रही है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। एन्नौर बंदरगाह देखें तो ये भी तमिलनाडु में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। 13 नंबर क्वेश्चन के पास अगर देखें तो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बोला जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 नागपुर में आयोजित किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस तथा महासचिव इसका जो थे HB कामत थे, ठीक है, याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किए थे। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया था, याद रखेंगे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठन किया था। ये VVI क्वेश्चन है। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति जो है घोषित कर दिया गया था, ये भी है। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्प्रेरक का कार्य क्या है? उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का कार्य क्या है? तो A और B दोनों हो जाएगा। अभिक्रिया दर को बढ़ा भी देता है, अभिक्रिया दर को घटा भी देता है, नियत नहीं रखता है, ठीक है। उत्प्रेरक का कैटलिस्ट वह पदार्थ है जो स्वयं तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता परंतु अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है उसे धनात्मक उत्प्रेरक, जो घटाता है उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। अभिकारक की सांद्रता, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर जो है बढ़ जाती है, याद रखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, यानी इसका प्रमुख कारण क्या होना चाहिए? तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, याद रखेंगे, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान 10 वर्ष के बाद एक आयोग का नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगी कि भारत के उत्तरदायी शासन की दिशा कहाँ तक प्रगति करने की दिशा में है। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में हुआ था। इस कमीशन की नियुक्ति भारत राज्य के सचिव बेकन हेड द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे। इसमें 7 सदस्यों में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। श्वेत कमीशन इसको कहा जाता है, साइमन कमीशन को, याद रखेंगे, ठीक है। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंच गया था, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। आगे देखा गया कि मुंबई में जवाहरलाल नेहरू ने पंजाब तथा लाला लाजपत राय में नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में चोटिल होने के कारण 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। लाला लाजपत राय को चोटिल करने के लिए अंग्रेजों ने पुलिस के अधिकारी संडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के कार्यकर्ता भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद द्वारा कर दिया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1946 में नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था? तो 1946 में नौसैनिक विद्रोह का जो नायक था
MS खा था, ठीक है, याद रखेंगे MS खा था, ठीक है। ये रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोह 18 फरवरी 1946 को जो हुई थी बम्बई में नौसैनिक, जिसमें HMIX तलवार के नाविकों ने नक्सलवादी भेदभाव खराब और भोजन के खिलाफ हड़ताल किया था, याद रखेंगे। इसका प्रमुख नेता जो था MS खां था, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धात्विक खनिज का उदाहरण है, धात्विक खनिज का उदाहरण है, धात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? तो सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा और लोहा, तीनों धात्विक खनिज है, ये भी याद रखना है हम लोग, ठीक है। धात्विक और अधात्विक खनिज होता है, तो ये याद रखना है। धात्विक चमक जो होती है शुद्ध रूप से धातुएं चमकदार होती है। आघातवर्धकता धातुओं को पीटकर पतले पत्थर के रूप में बनाना आघातवर्धकता। कठोरता क्या होती है? तो कठोर धातु होती है, उसे कठोरता कह सकते हैं। तन्यता में धातु के पतले तार के रूप में खींचना जो है तन्यता, डक्टिलिटी कहा जाता है। उष्मा चालता धातु उष्मा की चालक होती है, उसे उष्मा चालिता कहा जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और बैलाडीला जो है भारत के देखा जाए तो लौह अयस्क, भारत में लौह अयस्क दो प्रकार का होते हैं, हेमाडाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। और बैलाडीला में भी यहीं पाई जाती है। लौह अयस्क की कुल अतिरिक्त भंडार 95% उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। जैसे कि उड़ीसा में सुंदरगढ़ है, मयूरभंज है, झाड़ की पहाड़ियाँ, ये सभी उड़ीसा में पाया जाता है। इसके अलावा गुड़ू महिसानी, इसके अलावा बादाम की पहाड़ी मयूरभंज जिले में पाई जाती है, ये सभी उड़ीसा में पाई जाती है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लौह अयस्क का खान है, ये भी याद रखना है। बैलाडीला एक पर्वत श्रृंखला है जो कि बैल के डील यानी कुब्बड़ की तरह दिखती है, उसे बैलाडीला कहा जाता है। डली और दुर्ग जो है राजहारा खदाने अयस्क महत्वपूर्ण खदाने हैं, ये भी याद रखना। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, रत्नागिरी जिले, तेलंगाना के करीमनगर, ये सभी जो होती है लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वन का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें महोगनी और रोजवुड जो है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का महोगनी और रोजवुड हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार यानी 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करेगी और 22 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक औसत वार्षिक तापमान रहेगा, तभी ये है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती में 100 से 200 डिग्री के बीच में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। प्रमुख वनस्पति जैसे साल, सागौन, शीशम, बेत, चंदन, आंवला, सहतूत, महुआ, ये सभी आती है, ठीक है। इसके अलावा बबूल, नागफनी, खजूर, खेजरी आदि शुष्क कटीली वनस्पति के अंतर्गत आती है, याद रखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नौकादर किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो नौकादर हम लोग जानते हैं, 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? नौकादर किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो केरल का प्रसिद्ध राज्य खेल कौन सा है? तो नौकादर है। नौकादर जो होती है केरल में नौकादर का सिलसिला चंपकुल्लम, बम्मलकल्ली अथवा नौकादर के साथ आरंभ होती है। यह राज्य के सबसे लोकप्रिय नौकादर है, ठीक है। केरल के अलपुझा जिले में पुन्नमर बैक वाटर आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी के नौकादर के केरल के बैकवाटर्स का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। नौकादर वैसे होता है कौन सा? तो वेम्बनाड झील पे होता है, ये भी याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा हम लोग देख लेंगे तमिलनाडु के जून जुलाई में पुरुचंद्र माह में पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा उगादी उत्सव भी एक उत्सव है जो कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोगों द्वारा मनाया जाता है, उगादी उत्सव। बात करें 61 नंबर क्वेश्चन, तो नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश के, याद रखेंगे, ठीक है। परमाणु रिएक्टर दो प्रकार की होती है, एक अनुसंधान रिएक्टर होता है, एक ऊर्जा रिएक्टर होती है। अगस्त 1956 में एशिया का पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क जिसे कहा जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा मुंबई से अप्सरा को लॉन्च किया गया था। अप्सरा रिएक्टर परिचालन 2009 में बंद कर दिया गया था। भारत में 4 परमाणु संयंत्र है और 22 से अधिक रिएक्टर कार्यरत है, याद रखेंगे। तारापुर नाभिकीय संयंत्र जो है महाराष्ट्र में भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिकीय संयंत्र, रावतभट्टा राजस्थान में, कुंडनकुल्लम तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में है, ककड़ापाड़ा जो है गुजरात में है, कल्पकल्लम तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? तो ये बोध गया में स्थित है, ठीक है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना दूसरा सप्ताह खड़े होकर बोधि वृक्ष को एकटक देखे थे, उसे अनिमेष लोचन कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है।
महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे और हरसाई बौद्ध स्तूप जो है बेगूसराय में स्थित है। इसके अलावा विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये जो है चेन्नई में की गई थी, याद रखेंगे, जो कि यह सफल हो गया था। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री चेन्नई में 1904 में भारत की पहली समुद्री सीपियों का उपयोग करके सीमेंट जो कि असफल हो गया था। सफल सीमेंट कारखाना की बात करें तो 1914 में पोरबंदर गुजरात में खोला गया था। वैसे विश्व में पूछे तो इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पे जो है 1824 में सर्वप्रथम जोसेफ स्पीडन के द्वारा चिक्का मिट्टी के जलाकर जो है सीमेंट बनाया गया था, याद रखेंगे। चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम बॉक्साइड, सिलिका आवश्यक सीमेंट उत्पादन के लिए होती है। राजस्थान में कुछ सीमेंट उत्पादक है जो कि देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में है, इसके अलावा छत्तीसगढ़, गुजराती, ये सभी याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गारो खासी जयंतिया एक भाग है। तो गारो खासी जयंतिया प्रायद्वीपीय पठार का भाग है मेघालय में, ठीक है, हिमालय के पास, लेकिन है ये प्रायद्वीपीय पठार की भाग। ये VVI क्वेश्चन है, याद रखेंगे। गारो खासी जयंतिया प्रायद्वीपीय पठार की भाग है। अनियमित त्रिभुजाकार आकृति भूखंड है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम अरावली पर्वतमाला, दिल्ली से पूर्व राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ, दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व में शिलोंग, कार्बी अंगलोंग की पठार तक स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कह सकते हैं, कई पठारों से मिलकर बना है। उत्तर पूर्वी पठारों, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। उत्पत्ति की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार और छोटा नागपुर के पठार का ही पूर्वी विस्तार माना जा सकता है। राजमहल गारो गैप के अथवा मालदा गैप के द्वारा ये अलग हो गया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन देखें तो गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? तो इंटरनेट साथी को चलाया गया था, ये भी याद रखेंगे। गूगल ने भारतीयों के लिए उस समय का करंट था, यह 2015 में चलाया गया है इंटरनेट साथी। चलिए यहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन चालू होती है, देखते हैं हम लोग। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी घड़ी के घंटी वाली सुई 48 घंटे कितना चक्कर लगा लेती है? छियासठ नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी घड़ी की घंटे वाली सुई 48 घंटे में कितना चक्कर लगा लेती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 चक्कर लगा लेती है, याद रखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, देखते चलिएगा आप लोग। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्याम का स्थान दाएं स्थान तथा बाएं स्थान दोनों ओर से 8वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 15 व्यक्ति है, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 930 रुपये में बेचने पर 60% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, तो ए हो जाएगा 1000 रुपया, याद रखेंगे, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है घनाभ का मतलब आयत घनाभ से जुड़ा हुआ है, उसी तरह घन किससे? तो वर्ग से जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखना है, देखते चलिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सी हो जाएगा 225। सॉल्यूशन करते चलिएगा आप लोग, हम यहाँ पे थोड़ा वीडियो लॉन्ग होने के कारण जल्दी चल रहे हैं। 71 नंबर दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, तो मोजे पैर में पहने जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। 72 कहता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, यानी वो किसके तरफ इशारा कर रहा है? अपने पिता के तरफ इशारा। बूढ़े व्यक्ति राम से कैसे? तो पिता है ये, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित विद्रोह को क्रम से सजाए। सबसे पहले कौन सा? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, फिर अहमदाबाद आंदोलन, फिर खेरा सत्याग्रह हुआ था, याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2, 1, 3 हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 1917 चंपारण, अहमदाबाद 1918 फरवरी मार्च में, और खेरा 1918 मार्च जून में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 3/20 के विरुद्ध हुआ था, जिसमें 20 कट्ठा में 3 कट्ठा की भूमि पर जबरन नील की खेती के लिए हुआ था। अहमदाबाद मिल आंदोलन जो हुआ था प्लेग बोनस को लेकर हुआ था, और खेरा सत्याग्रह गांधी जी गुजरात में किसानों की समस्या के लिए किए थे। 74 कहता है कि कितने मूलधन 6% वार्षिक दर से 10% 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 प्राप्त होगा? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सी 200 रुपया हो जाएगा इसका, ठीक है। 75 कहता है कि 5/11 और 11/5 को योग कर देना है, तो ए हो जाएगा 146/55 हो जाएगा। 76 कहता है कि किसी संख्या का 63% 315 वह संख्या क्या है? तो ए हो जाएगा 500 रुपया है, याद रखेंगे। 77 कहता है सबीर ने 132 का एक खिलौना खरीदकर इसे 15% लाभ पर बेच दिया, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है? यानी सेलिंग प्राइस क्या है? 77 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 151.80। 78 कहता है एक जीप 60 किलोमीटर प्रति घंटा से गति 8 घंटे में अपनी यात्रा को पूरी कर सकती है। यदि समान दूरी 5 घंटे में तय करती है तो जीप की गति क्या होनी चाहिए? 96 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा।
79 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो भिन्न संख्याओं की 9/10 है, तो इनमें से एक भिन्न 8/9 है तो दूसरी भिन्न नॉर्मल से क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, देख लेते हैं हम लोग। आगे आंसर दिया हुआ है 79 का, ए हो जाएगा, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। ए यानी 1/90 हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 42 वृक्षों वाली एक बगीचे 3/7 पेड़ नीम का है, शेष आम का है, तो आम के पेड़ की संख्या पूछेगा, 24 है इसका करेक्ट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन 10 आदमी का दीवार 8 दिन में MDH फार्मूला पे इसको लगेगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 81 का बी हो जाएगा 10, ठीक है। वही बात करें 82 नंबर क्वेश्चन, तो 82 का करेक्ट आंसर 11:4 हो जाएगा। 83 नंबर देखें तो 83 निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो 83 का करेक्ट आंसर डी 8/21, ये सबसे बड़ी। 84 नंबर क्वेश्चन, यानी ये दिया हुआ है दूसरे छठे स्थान से मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द तो कितने तीसरा अक्षर पर क्या आएगा, तो ए और टी आएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नोबेल को इतना लिखा जाता है, तो इसको कितना लिखा जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा, यानी ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह में आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, यानी सी 86 का सी हो जाएगा, ठीक है। 87 कहता है कि नीचे दिए गए शब्दों के अर्थपूर्ण क्रम व्यवस्थित कीजिए, बुआई, कटाई, सिंचाई, जुताई, निराई, ये दिया हुआ है, जिसमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होता है, जुताई होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बुआई हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंचाई हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, निराई हो जाएगा, फिर कटाई लास्ट में हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 87 का। 88 देखता है कि एक सूत्र की ओर मुँह करके खड़ा है, वो दक्षिणावर्त में 205 डिग्री घूमता है, तो उसके बाद फिर पुनः 160 डिग्री बर्मावर्त, तो एक्स का मुख किधर, 88 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उत्तर पूर्वी हो जाएगा। 89 कहता है कि ए बेटी है एच की जिसका पति एक्स है, तो एक्स केवल एक ही संतान है, तो एम विवाहित है ए से, एम का ए से क्या संबंध है, तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी पति है वो उसका। 90 कहता है कि मान लीजिए कि इतना इतना अभय भास्कर, तो इसका करेक्ट आंसर सी यानी चंद्र हो जाएगा। 91 की देखें तो 91 लुप्त संख्या दिया हुआ है, जिसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 24-54 हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि तांबा पुस्तक तार का रिलेशन क्या है, तो तार और तांबा दोनों एक हो जाएगा और पुस्तक जो है अलग हो जाएगा, ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दर्पण से संबंधित है, दर्पण, इसका आंसर आगे की तरफ दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। 94 नंबर दिया हुआ है कि पेपर फोल्डिंग है, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो ए हो जाएगा पेपर फोल्डिंग में। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये 30 वर्ष का होना चाहिए विधान परिषद बनना। विधान परिषद राज्य विधानमंडल के उच्च सदन होती है। विधानसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए क्योंकि निम्न सदन होता है। पंचायत के लिए 21 वर्ष, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, लोकसभा के सदस्य 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य 30 वर्ष बनने के लिए चाहिए, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बृहद ट्रंक मार्ग निम्न में किससे संबंधित है, सड़क से संबंधित है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो होती है, ग्रैंड ट्रंक रोड हम लोग जानते हैं जीटी रोड, ये सड़क परिवहन मार्ग से संबंधित है, याद रखेंगे। जिसका निर्माण शेष असूरी ने करवाया था, जीटी रोड, याद रखेंगे। कालांतर में अंग्रेज थे ऑकलैंड जो कि इसका मरम्मत भी करवाया था। NH1 NH2 सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। इस सड़क मार्ग के सर के आजम भी कहते हैं सिरसासुरी का। 97 नंबर क्वेश्चन करता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया था और एक ऐसी संस्था है जो कि विश्व के सभी देशों की स्वास्थ्य के संबंधी मानक विकसित करने के लिए काम करती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। कुछ महत्वपूर्ण दिया गया है जिसका मुख्यालय दिया हुआ है, जैसे कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो 1966 में स्थापना, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। दक्षिण पूर्व एशिया का एशियाई राष्ट्र संघ जिसे आसियान कहा जाता है 1967 में स्थापना किया गया था, जकार्ता इंडोनेशिया में मुख्यालय है। नाटो जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम 1949 में बना था। सार्क 1985 में बना था, काठमांडू नेपाल। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 स्विट्जरलैंड के जेनेवा। आधुनिक राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ लंदन UK में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC अमेरिका में। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी अर्धचालक का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, तो हमेशा घटती है, क्योंकि अर्धचालक का टेम्परेचर हम लोग जब भी बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा बढ़ती है और उसकी चालकता क्या, विद्युत धारा बढ़ती है और उसकी प्रतिरोधकता घटने लगेगी ऑटोमेटिक, ठीक है।
अर्धचालक में देखें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि सोलर प्लेट में सिलिकॉन लगा रहता है, याद रखेंगे हम। ठीक है, आते हैं हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑडियोमीटर उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ये दूरी को मापता है, गाड़ी में कितना दूरी हुआ ओडोमीटर करता है। ऑडियोमीटर अगर देखें तो ध्वनि की तीव्रता, और ऑडियोफोन क्या होता है, सुनने के लिए ध्वनि को ऑडियोफोन का यूज हम लोग करते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापेगा, अमीटर विद्युत धारा को मापेगा, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को, सेस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता मापेगा, फायदोमीटर समुद्र की गहराई मापेगा। ये सभी देखते चलिएगा। रेन गेज वर्षा की मात्रा को मापती है। एक्टिनोमीटर सूर्य की किरण की तीव्रता। बल एक सदिश राशि जिसका मात्रक न्यूटन, शक्ति है कैसा यूनिट जो होता है वॉट होता है, वैज्ञानिक जेम्स वॉट के समान। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है। तो ये मिलती है देवप्रयाग में अलकनंदा। अलकनंदा पिंडरा की बात करें तो कर्णप्रयाग में, धौली गंगा अलकनंदा विष्णुप्रयाग में, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा नंदाकिनी नंदप्रयाग में मिलती है। तो टोटल 100 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। फिर आगे हम लोग 1275 जो एग्जाम हुआ है उसका देखेंगे। इसी तरह से आगे की वीडियो के लिए आप लोग आगे के सेट के लिए चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।